ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे। मैं क्विक रिवाइज करवा देता हूँ, दो दो तीन टॉपिक ही बस पढ़े थे हम लोग ने। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस जिसका आगे आने वाले टर्म्स का रेशियो अगर पीछे वाले टर्म्स के साथ करें, हम रेशियो देखें तो वो रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। तो अगर ऐसी कोई सीरीज चल रही होगी जिसमें हर कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स का रेशियो, हर एक कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स का ना, जैसे मैं ये दोनों का ले लेता हूँ, तो टर्म है A1 और A2, तो A2 का A1 के साथ ले लो रेशियो, फिर आप A3 का A2 के साथ ले लो, आगे आने वाले टर्म का पीछे के साथ लेना लेकिन कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स। फिर आप ये दोनों का ले लो A4 का A3 के साथ। अगर ये रेशियो मेंटेन चल रहा है, पूरा रेशियो अगर इक्वल चल रहा है, कांस्टेंट है, तो ऐसी टाइप के पैटर्न्स को या ऐसे टाइप की सीरीज को हम लोग बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो geometric progression is nothing but a sequence is said to be geometric progression if ratio of a term and a term preceding to it is always constant, जिसका ये एग्जांपल दिए थे, हम लोग ने डिस्कशन किया ही था लास्ट क्लास में। देन ये रेशियो जो आ रहा है ना, जो कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है अपने आप को रेशियो, ये देखो A2/A1, A3/A2, A4/A3 और A5/A4, ये सब जो रेशियो इक्वल चल रहे हैं, ये इक्वल रेशियोज को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसको कॉमन रेशियो बोला जाता है। and common ratio is represented by small r. That is standard representation. ये जरूरी नहीं है कि पूरे चैप्टर में आपको स्मॉल आर ही रिप्रेजेंट करना, आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉमन रेशियो को, बट हम लोग थोड़ा बुक के हिसाब से चले तो हर बुक वाले कॉमन रेशियो को स्मॉल आर ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग ने भी स्मॉल आर ले लिया। बाकी कंपलसरी नहीं है, आप कैपिटल आर ले सकते हो, आप टी ले सकते हो, पी ले सकते हो, जो लेना ले लो, बट आप पहले ही रिप्रेजेंट कर दो कि कॉमन रेशियो को मैं इस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जैसे इसका एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32, ये वाला एग्जांपल जो आप लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। 4/2 ये दोनों का रेशियो देखो, 8/4 ये दोनों का रेशियो देखो, 16/8 ये दोनों का रेशियो देखो, 32/16 ये सब का आप रेशियो देखोगे ना तो सेम आ रहा होगा। दैट इज द रीजन कि ये वाला जो सीरीज आपको दिख रहा है ऊपर में, ये सीरीज इज एन एग्जांपल ऑफ जीपी। नीचे भी आप देख सकते हो 4, -2, 1, -1/2 ऐसे चलते जा रहा है। आगे आने वाले टर्म को -2 को 4 के साथ करो, 1 को -2 के साथ डिवाइड करो, -1/2 को 1 के साथ डिवाइड करो, अब देखना रेशियो सेम आ रहा होगा। तो जब आप ऐसा रेशियो निकाल रहे होंगे और ये रेशियो सेम आ रहा है तो दिस सीरीज इज नोन एज जीपी। तो ये दोनों एग्जांपल है जीपी का। और कॉमन रेशियो नीचे वाले में आ रहा है -1/2 और ऊपर वाले में कॉमन रेशियो आ रहा है 2। नीचे वाले में यही -1/2 है और ऊपर वाले में 2 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो अलग अलग आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क किससे पड़ता है कि क्या पूरा पैटर्न जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का पैटर्न चल रहा है, क्या उन लोग में आपस में रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आपस में डिफरेंस सेम आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर आपस में रेशियो सेम आता है तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये हो गया था अपना। फिर इसके बाद हम लोग ने ये किया था जनरल सीरीज ऑफ एन एपी। जनरल सीरीज ऑफ एन एपी, एपी की जनरल सीरीज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले ये एग्जांपल की मदद लिया था कि जैसे अगर मुझे 64 के आगे आने वाला टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा पता है। ये देखो 2 से आगे 4 में आना चाहते हो तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दो। 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 16 में 2 तो 32, 32 में 2 तो 64। इसी तरीके से अगर आगे आने वाले टाइम में आपको आना, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी कोई आगे आने वाला टर्म चाहिए आपको, तो आप कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। अब सेम विथ पीछे, जैसे मैं पीछे जाऊंगा तो जो भी कॉमन रेशियो था ना उससे डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको 2 से पीछे जाना है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करो 1, 64 से पीछे जाना है तो 64 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 16। तो जब भी आप ना सीरीज में आगे आना चाहते हो तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जब भी पीछे जाना चाहते हो तो कॉमन रेशियो से डिवाइड करो। एकदम सिंपल सा फंडा होता है। आगे आना चाहते हो तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने अगर बोला जनरल सीरीज निकालना है मुझे जीपी का, तो मैंने बोला कि लेट फर्स्ट टर्म ए, एंड मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो स्मॉल आर है। ऐसा अगर कॉमन रेशियो स्मॉल आर है और फर्स्ट टर्म अगर स्मॉल ए है तो हम क्या करेंगे, जीपी निकालना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, जीपी का एक सीरीज बनाना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड सीरीज। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म मैंने ए ले लिया, कॉमन रेशियो अगर आर लिया हुआ है तो नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए में आर मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहा सेकंड टर्म, ये ए आर में आर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये रहा थर्ड टर्म,
ये ए आर स्क्वायर में आर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये रहा ए आर क्यूब, ये ए आर क्यूब में आर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये रहा ए आर फोर, ऐसे करते करते एन टर्म तक जाएंगे हम। तो ऊपर वाली सीरीज को देख के अगर मैं एक एक टर्म अलग अलग लिखूं तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म मेरा ए है, सेकेंड टर्म क्या है ए आर है, थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म क्या है ए आर क्यूब है, ऐसे करते करते चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म को मैं ए ही लिख रहा हूँ बट जनरल रिप्रेजेंटेशन ए वन ले दिया हूँ। सेकेंड टर्म को हम लोग बोलते हैं ना ए टू या टी टू, थर्ड टर्म को हम लोग बोलते हैं ए थ्री या थ्री थ्री, ऐसा। तो थर्ड टर्म इस सीरीज में आ रहा है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म आ रहा है ए आर की पावर में थ्री, तो ए आर की पावर में थ्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, फोर माइनस वन। ए आर स्क्वायर ये जो दिख रहा है ए आर स्क्वायर, ये स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ थ्री माइनस वन। ये ए आर की पावर में वन है, ये वन को मैं लिख सकता हूँ टू माइनस वन। और यहाँ पर तो आर है ही नहीं, तो यहाँ आर का पावर जीरो है ही नहीं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आर के पावर में वन माइनस वन। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि जो यहाँ दिख रहा है आपको प्रीफिक्स में, ए के नीचे टू, ए के नीचे थ्री, ए के नीचे फोर, तो जो भी टर्म की पोजीशन आप निकालना चाहते हो ना, वो वाला क्वांटिटी सेम यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आप फोर्थ टर्म निकालना चाह रहे हो तो ए आर इंटू फोर माइनस वन, थर्ड टर्म निकालना चाहते हो तो ए आर इंटू थ्री माइनस वन, ए आर के पावर में थ्री माइनस वन, सेकेंड टर्म निकालना चाहते हो तो ए आर के पावर में टू माइनस वन। एक सेकेंड। तो उसी तरीके से आप एनएट टर्म निकाल सकते हो, और यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनएट टर्म का जीपी में, वो ये रहा कि अगर आप एनएट टर्म निकालना चाहते हो तो ए इंटू आर के पावर में एन माइनस वन। इतना अपना हो चुका था, फिर ये आर डी शर्मा और ए का एक्सरसाइज वन और हाँ एक्सरसाइज डिस्कस करना था, और एपी का एक्सरसाइज डिस्कस करना है। बना के कब सबमिट करना है? एनएट टर्म ऑफ एपी क्या होता था, ये ए प्लस एन माइनस वन डी, और एनएट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है ए इंटू आर के पावर में एन माइनस वन। तो दोनों का एनएट टर्म का फॉर्मूला ये है, ये जीपी का है नीचे वाला, और ऊपर वाला एपी का है। चलिए तो क्वेश्चन से चालू करते हैं हम लोग। फाइनली श्री गणेशाय नमः। फाइंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ बिलो सीक्वेंस। तो पहले ना आपको क्वेश्चन को देख के पकड़ना है कि एपी की जीपी है, और स्टार्टिंग के तीन टर्म्स को देखिए आप पहले। तो पहले आप स्टार्टिंग के तीन टर्म्स टू देखो। एक और तरीका होता है एपी पकड़ने का, मैंने आपको हमेशा बताया है, अरिथमेटिक मीन का लॉजिक। ये बीच वाला जो नंबर है, ये आजू और बाजू का एवरेज होना चाहिए। तो टू जो है वो वन और फोर का एवरेज नहीं होता, तो इससे पकड़ में आ गया कि एपी नहीं है। दूसरा तरीका एपी पकड़ने का कि टू माइनस वन वन होता है और फोर माइनस टू टू होता है, तो ये डिफरेंस इनका सेम भी नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। ऐसा करना है ना एग्जाम हॉल में भी, मतलब आप रफ में पहले करके देखेंगे कि एपी की जीपी है। अब आप जीपी देख पा रहे होंगे कि ये जीपी है ही, क्योंकि इनका कॉमन रेशियो एकदम हूबहू सेम आ रहा है। कॉमन रेशियो आ रहा है यहाँ पर टू माइनस वन, ये दोनों का रेशियो ले लो, ये आ जाएगा फोर बाय टू। एट और फोर का रेशियो ले लो तो ये सब आ रहा है टू, तो कॉमन रेशियो आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ जीपी। तो इसका ट्वेल्थ टर्म निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा ए इंटू आर के पावर में ट्वेल्व माइनस वन। ए की जगह आप डाल देंगे फर्स्ट टर्म, जो कि ए का मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म टू वन है, कॉमन रेशियो टू है, और ट्वेल्व माइनस वन होता है इलेवन। टू का पावर टेन होता है वन जीरो टू फोर, तो टू का पावर इलेवन होता है टू जीरो फोर एट। ये आंसर आ गया, ट्वेल्थ टर्म इज टू जीरो फोर एट। एक बार और आप देख लेंगे ना, ये फॉर्मूला है ना ए इंटू आर के पावर में एन माइनस वन, दिस इज nth टर्म फॉर्मूला ऑफ जीपी, जिसको हम लोग फाइंड टेंथ टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस। बिलो कोई सीक्वेंस चल रहा है तो इसका टेंथ टर्म भी निकालना है और nth टर्म भी। तो उसके लिए देखिए, ये पहला नंबर तो हो गया ए। अब वो चाहे एपी हो या जीपी हो, ए फर्स्ट टर्म तो यही है, और उसको हम लोग ए से लिखते हैं। अब देखो पहले मैं देखूंगा कि क्या ये एपी तो नहीं है, तो फाइव बाय फोर और फाइव बाय टू को माइनस करूंगा, और इधर फाइव बाय एट ये रफ में करके देखूंगा मैं। तो फाइव बाय एट और फाइव बाय फोर को माइनस किया, और फाइव बाय फोर और फाइव बाय टू को माइनस किया मैंने। फोर आप लोग के सामने दिख रहा है, एलसीएम आ गया, ये टू टेन, टेन माइनस दिस, दिखना है माइनस फाइव बाय फोर आ रहा होगा। यहाँ पर एट एलसीएम आ गया अपने पास, और ये देखना अब ये माइनस फाइव बाई एट आ रहा होगा। तो ये दोनों सेम नहीं है, हेंस दिस इक्वेशन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एपी। अब आते हैं हम लोग जीपी। अच्छा जीपी नहीं होगा तो कुछ और होगा, वो भी सीखेंगे ना अपन। चलिए अब आते हैं हम लोग जीपी में। जीपी में क्या बोला जाता है कि अगर कॉमन रेशियो देख रहे हैं आप, तो फाइव बाय फोर को फाइव बाय टू से डिवाइड कर लो पहले, तो ये आ रहा है हाफ।
फिर 5/8 को 5/4 से डिवाइड कर लो, तो ये भी आ रहा है, देखिए हाफ ही आ रहा है देखो। तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म ये भी हाफ है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ये भी हाफ है। कॉमन रेशियो मेंटेन होता हुआ दिख रहा है, इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ जीपी। एज कॉमन रेशियोज आर इक्वल, तो आई कैन से कि इसका 10th टर्म निकालना है अपने को, इसको हम लोग बोलते हैं, पहले तो nth टर्म लिख लेता हूँ मैं। ये हो जाता है a इंटू आर के r इंटू n-1, r की पावर में n-1। a की जगह आप लिख देंगे 5/2, r की जगह मैं लिखूंगा 1/2, ये निकाला है मैंने कॉमन रेशियो के पावर में n-1, ये हो गया n-1, या ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ये हो गया nth टर्म, और क्या। आंसर को देखो, ऐसा नहीं कि आंसर लाके इनकम्प्लीट लाके छोड़ दिए, अपन थोड़ा सेट करेंगे। कैसे, देखो वन का कुछ भी पावर ले लो आप, वन का एनी पावर तो वन ही होता है, तो फ्री हो गया। अब नीचे क्या बचा अपने पास, 2 की पावर में n-1, और बचपन में आप लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a के पावर में m इंटू a के पावर में n, ये होता है a के पावर में m प्लस n। तो ये वाला फॉर्मूला मैं डिनोमिनेटर में यूज करूंगा, तो देखिए तो ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है मेरे पास nth टर्म 5/2 की पावर में n। अच्छा, अब आपका ना आंसर सही की गलत इसको भी आप चेक कर सकते हैं, पता है ये nth टर्म में ना, ये nth टर्म में एक बार n की जगह 1 पुट करो, एक बार n की जगह 2 पुट करो, यही nth टर्म में। अगर 1 पुट करते ही फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 पुट करते ही सेकंड टर्म, और n की जगह 3 पुट करते ही थर्ड टर्म आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए आपका आंसर सही है। अब आपको क्या निकालना है, 10th टर्म भी निकालना है, तो एंड a10, तो यहीं पर n की जगह आप 10 पुट कर दीजिए, 2 का पावर 10 होता है 1024, तो ये इसका आंसर है, ये 10th टर्म और ये nth टर्म दोनों आ गया। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच टर्म, ये क्या आ रहा है बार बार, प्लीज रिमूव दिस विंडो, एक हाँ जी। देखिए विच टर्म ऑफ द बिलो सीक्वेंस इज 729। अच्छा, ये नीचे वाले सीक्वेंस में ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 729 होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट टर्म तो हो गया √3, ये तो फर्स्ट टर्म ही है। अब आप कॉमन रेशियो निकालो, ठीक है, कॉमन रेशियो तो हो जाएगा 3/√3, देख रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 नीचे वाले √3 से कटेगा, तो फाइनली कॉमन रेशियो आएगा √3, ये फाइनल आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को डिवाइड करके, 3√3 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर भी आप देखिए 3 और 3 कटा, तो ये आ गया √3। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म सेम आ रहा है रेशियो, तो हेंस दिस प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा पूरा लिख के आना है एग्जाम हॉल में, एज कॉमन रेशियोज आर सेम, हेंस दिस प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो नाउ तो आपको बताना है कि कौन सा टर्म होगा ये, तो ऐसा लिख लीजिए, लेट कुछ भी ले लो, लेट nth टर्म ले लो, pth टर्म ले लो, कुछ भी ले लो, लेट pth टर्म ऑफ अबव gp इज 729, या nth टर्म भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर के पावर में p-1, ये हो जाएगा 729। a की जगह मैं डाल देता हूँ √3, तो दिया हुआ ही, r की जगह भी हमें दिया हुआ है √3, p-1 इज इक्वल टू ये हो गया 729। इसके बाद का जो मटेरियल है वो इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। फिर से देखो, ये √3 के पावर में 1 है और ये √3 के पावर में p-1 है, जब व्हेन बेसिस आर सेम, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये जो पिछला मैंने यहाँ लिखा था, व्हेन बेसिस आर सेम इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, तो उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा √3 के पावर में p इज इक्वल टू 729। अच्छा, अब √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर में हाफ के पावर में p, और ये भी आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये वाला फॉर्मूला, a के पावर में m के पावर में n, ये होता है a के पावर में m इंटू n, तो यहाँ पर ना हाफ और p मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा p/2, तो ये आ गया अपना 3 के पावर में, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास 3 के पावर में p/2। अच्छा, 729 को भी तो लिख सकते हैं, देखिए 729 क्या है पता है ना, 27 इंटू 27, 27 इंटू 27, जैसे 13 टू 3900 होता है,
वैसे 720 दैट इज 27 का स्क्वायर, और 27 क्या है, 3 के पावर में 3 है, तो देखना ये 3 के पावर में 6 होता है, आप देख लीजिए 729। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस में बेस आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना, व्हेन बेसेस आर सेम इन एलएचएस एंड आरएचएस, एक लाइन लिख लेना आप लोग, व्हेन बेसेस आर सेम इन एलएचएस एंड आरएचएस देन पावर्स आर इक्वल, तो हेंस p/2 आ गया 6 के इक्वल, तो p की वैल्यू आ जाएगी 12, ऐसा। लेट pth टर्म ऑफ जीपी 729, इसका मतलब 12th टर्म ऑफ दिस जीपी 729, इसका मतलब ये हो गया, तो ऊपर वाला सीक्वेंस का 12th टर्म 729 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कीजिए, इसमें भी वही बताना है, 1/3, 1/9, 1/27, ऐसा सीरीज चल रहा है, तो इसका कौन सा टर्म 19683 होगा, ये बताना है, इसका कौन सा टर्म ये सीरीज का। देखिए आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म आप तो सबसे पहले निकाल लो कॉमन रेशियो, तो 1/9 और 1/3 को डिवाइड करो, 1/9 और 1/3 को डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। अब आप इसको डिवाइड करो 1/27 और 1/9, तो 1/27 और 1/9 को भी डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। तो वही लेट पीएच टर्म या एनएच टर्म आप कुछ भी ले सकते हो ना, मैं तो पीएच ले रहा हूँ, आरएच ले रहा हूँ, कुछ भी ले लूंगा मैं, तो आप भी ना कुछ भी लिख सकते हो। लेट पीएच टर्म इज, हमें नहीं पता ना कौन सा टर्म है, तो इसको हम ले लेते हैं 19683। नाउ a इंटू आर की पावर में ये हो गया p-1 इक्वल्स टू 19683। नाउ a की जगह आप डाल देते हैं 1/3, r की जगह भी मैं डाल देता हूँ 1/3, के पावर में आ गया 1p-1 19683। अब नाउ नेक्स्ट, अब ये भी वही लॉजिक है, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड एलएचएस में, तो ये हो जाएगा 1/3 के पावर में p, और आप देखिएगा ये जो है ना आंसर 9 आ रहा है कि 9, फिर से बोलो, Yes, आवाज sir. कट रही है। 729 आपने क्या किया हिट एंड ट्रायल से? सर 729 इंटू 27 किया, हाँ हाँ तो हाँ एक्चुअली लास्ट हाँ में 3 आता है ना 7 इंटू 9 में, हाँ, सर उस लॉजिक से। उस लॉजिक से तो फिर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बैलेंस हो यस रहा था, सर, यस एकदम सर, हो सही है, गया था। एकदम सही है, यही मेथड सबसे सही होता है, पता है आपको। जैसे ही मैंने पकड़ लिया था कि ये 3 का पावर 6 होता है और ये 3 का पावर 3 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 19683 ही आएगा, और 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 3 होता है 3 का पावर 9, तो हो गया 1/3 का पावर 9। हेंस by comparing when bases are same then powers are equal in case of LHS RHS, तो P की वैल्यू आ गई 9, सही आंसर आपके साथ। नेक्स्ट, find GP for which sum of first two term is -4 and fifth term is 4 times the third term। क्वेश्चन लिख लो पहले आप लोग, फाइंड जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, पहले दो टर्म्स तक का सम -4 है, तो पहले देखो जीपी कैसा होता है, लेट जीपी इज, हम लोग जीपी को ऐसा लिखते हैं, उसका जनरल सीरीज क्या होता था जीपी का, ऐसा ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर के पावर में 4, ये ऐसे चलते रहता है जीपी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बात की गई है जीपी में, पहले दो टर्म्स तक का सम -4 है, इसका मतलब ये दोनों का सम बोला गया है, तो a प्लस ए आर ये दिया हुआ -4, इसमें से a कॉमन निकाल लो आप, तो हो जाएगा 1 + r इक्वल टू हो गया -4। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जीपी का बैकबोन कौन है। जीपी का बैकबोन होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और r है, मतलब स्मॉल a और स्मॉल r की वैल्यू है, तो जीपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो उसमें। एपी का बैकबोन होता था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, अगर वहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता था तो हम एपी में कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड करने बोला जाए हम निकाल सकते हैं। तो मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा इस क्वेश्चन को क्रैक करने का कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालो। उसके लिए मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया, अब सेकेंड इक्वेशन में चलता हूँ। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द दिस थर्ड टर्म, तो फिफ्थ टर्म a5 इज 4 टाइम्स a3। अच्छा फिफ्थ टर्म इसमें कैसे लिखते हैं, ए आर के पावर में 4, ये देखो देख भी सकते हो 1 2 3 4 5, ये देखो ये फिफ्थ टर्म,
और थर्ड टर्म क्या होता है, एक पावर कम होता है आर में, ये हो जाता है ए आर स्क्वायर। ये ए और ए कटेगा, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, आर के पावर में 4 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बचा, तो यहां से आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 4। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होता है? वो नंबर एक बार +2 तो है ही, साथ ही साथ -2 भी है। तो आपको पता है कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 आएगी आपके पास। तो 2 केस लेके सॉल्व करेंगे हम। केस नंबर 1 व्हेन आर इज +2, केस नंबर 2 व्हेन आर इज -2। तो देख लो ना, ये 2 इक्वेशन हमने बनाई है यहाँ से। वैल्यू अपने पास क्लियर आ गई, आर की वैल्यू आ गई अपने पास +-2। अब मैं क्या करूंगा, एक बार ये आर की वैल्यू +2 को पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। पहले तो केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं, व्हेन आर इज +2। तो जब आर +2 रहेगा, अच्छा 2 टाइप की सीरीज मिलेगी हमें, जीपी 2 टाइप के आएंगे इसमें। केस नंबर 1 व्हेन आर इज +2, ये ऐसा, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, आप देखिए ये क्या आता है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। एक तो ये केस रहेगा, दूसरा केस रहेगा अपने पास यहाँ पर व्हेन आर इज, यहाँ मैं कॉलम बना देता हूँ ना, तो आप लोग पैरेलली करते रहिए। केस नंबर 2 यहाँ पर व्हेन आर इज -2, मैं यहाँ लिख के रख देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन आर इज -2, तो हम लोग इसमें भी यही करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। फिलहाल तो यहाँ से आंसर निकालते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू था -4 है, -4 है। तो a की जगह मैंने 2 डाला, r की जगह मैंने 2 डाला, तो ये आ गया 3। तो a की वैल्यू आ गई -4/3, ये ऐसा। तो हेंस जीपी क्या रहेगा, जीपी रहता है, पहला टर्म लिखिए आप -4/3 कॉमा, सेकेंड टर्म चाहिए तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉमन रेशियो इज व्हाट, +2। तो -4/3 इंटू +2, ये होता है -8/3। फिर -8/3 में फिर से +2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया -16/3, ये ऐसा। एक सेकेंड ना, और आप लोग केस नंबर 2 एक बार सॉल्व कीजिए। जीपी अपने को ये मिल गया। चलिए सेकंड केस से आते हैं। जब हम लोग ने आर की वैल्यू को ना -2 पुट किया, तो फिर से वही पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वहीं पर पुट करेंगे अपन लोग। तो हो जाएगा a इंटू 1, आर की जगह मैं पुट करूंगा -2, ये रही मेरे पास। आप फिर से लिखना तो लिख लो भैया, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। a प्लस आर इंटू -4 है इक्वेशन 1, यहाँ पर मैंने डाल दिया -2। तो a की वैल्यू देखो 4 आ रही होगी। तो अब आपको जीपी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेम वही लॉजिक है। अगर आपको जीपी सीरीज चाहिए तो फर्स्ट टर्म पहले लिखूंगा 4, फिर -2, ये जो है ना मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा -8, फिर -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, फिर -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो -32। जीपी देखो दोनों में कितना अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए ना यहाँ पर ये आर को इग्नोर नहीं किया जाता था, सकता है कि एक बार +2 आ रहा है, एक बार -2, तो आप गलती से ही +2 बस ना लिख दो, दोनों से अलग अलग जीपी आ रहा है ना। तो इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, if fifth term, eighth term and 11th term of GP is PQR respectively, then prove that Q square equals to PR। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर अपने स्कूल लेवल एग्जाम में आते ही हैं। आपको बताया गया इसमें साफ साफ क्लियर तरीके से कि फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म और 11th टर्म जीपी का PQR है। तो गिवन ए फिफ्थ टर्म, अच्छा पहले ना आपको हमेशा हर क्वेश्चन में जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं दिया रहता ना, आप हमेशा लिए करो उसमें कि लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज, रेशियो ऑफ जीपी इज ए एंड, अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, स्मॉल आर को क्वेश्चन में यूज कर लिया है, तो बेटर रहेगा हम लोग फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले ले और कॉमन रेशियो को इस कैपिटल आर ले ले, क्योंकि स्मॉल आर को क्वेश्चन में यूज किया है, तो कंफ्यूजन ना हो बाद में। और मैंने आपको बोला भी था कि ये जरूरी नहीं होता कि कॉमन रेशियो स्मॉल आर ही रहे, कॉमन रेशियो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी करते जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म को मैंने ले लिया कैपिटल ए और कॉमन रेशियो को मैंने ले लिया कैपिटल आर रेस्पेक्टिवली। चलिए अब अपन लोग कहानी आगे चालू करते हैं। फिफ्थ टर्म अकॉर्डिंग टू गिवन सर्कमस्टेंसेस, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज पी, यह सब गिवन है। तो फिफ्थ टर्म को मैं क्या बोलूंगा,
ए इंटू, ये ऐसा लिखेंगे, बट यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल ए इंटू आर के पावर में 4 इज इक्वल टू आ जाएगा पी। ये मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1। ऑल्सो क्या गिवन है, एट्थ टर्म गिवन है क्यू। तो एट्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू आर के पावर में 7 ये हो गया क्यू। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 2। मुझे नहीं पता किसका कैसे यूज करना है, बट अभी मैं लिखते जा रहा हूँ। फिर क्या बोला है, 11th टर्म, ए 11 की वैल्यू दी हुई है स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए इंटू आर के पावर में 10 इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू लाना है पी इंटू आर। तो ये रही मेरे क्यू की वैल्यू, और ये है मेरे पास पी और आर की वैल्यू, ये रही 1 और 3 में। तो मैं क्या करूंगा पता है, ये प्रूफ दैट करने के लिए एलएचएस, ये जो एलएचएस दिख रहा है क्यू स्क्वायर, ये एलएचएस को निकालता हूं और एलएचएस को सेट कर देता हूं आरएचएस में। देखिए कैसे, टू प्रूफ के एलएचएस में आ जाइए, या टू प्रूफ में लिख दीजिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर है। अब इसका आप एलएचएस पकड़ लीजिए, एलएचएस क्या आ रहा है अपने पास, क्यू स्क्वायर। अच्छा, क्यू की वैल्यू क्या आई थी इक्वेशन 2 से, ए इंटू आर के पावर में 7, इसका स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को अंदर भेज दीजिए, ए स्क्वायर इंटू आर के पावर में 14 हो गया। अब आप देखिए इक्वेशन 1 में ए आर इंटू 4 चाहिए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखिए ए आर इंटू 4 इंटू ए आर के पावर में 10, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं हम लोग पावर्स को। एक ए यहाँ लिख दिया मैंने और एक ए यहाँ लिख दिया, ए स्क्वायर को मैंने ऐसा लिख दिया, देखो ये ऐसा, और आर के पावर में 4 को मैंने ऐसा लिख दिया, आर के पावर में 14 को आर का पावर 4 इंटू आर का पावर 10। तो फाइनली ये क्या है मेरे पास, ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज फिफ्थ टर्म। और आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पी है और इसकी वैल्यू है आर, तो ये आ गया ना आरएचएस के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। एन टर्म्स ऑफ द जीपी, हम लोग ना इसका टॉपिक अब जीपी के एंड टर्म तक का सम निकालना है, बहुत ही अल्टीमेट मेथड है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर में 4 अप टू ए आर की पावर में n-1, तो ये पूरे टर्म्स का मुझे सम चाहिए। तो अगर आपको ये पूरे टर्म्स का सम चाहिए तो इसको करेंगे कैसे, देखिए ये सब ना जनरल सीरीज है, जनरल एपी की सीरीज है ये, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर में 4 अप टू ए आर की पावर में n-1। तो अगर मुझे ये सब जीपी के सब टर्म्स का सम चाहिए, तो पहला काम तो मैं करता हूँ, ये कॉमा कॉमा हटा हटा के प्लस लिख देता हूँ, ये ऐसा। और जीपी का सम निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस सिचुएशन को इक्वेशन 1 ले लिया, ये ऐसा। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन 1 में ना, जो कॉमन रेशियो ना उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड कॉमन रेशियो आर, ये आर से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए नया इक्वेशन कैसा दिखेगा, आर इंटू एस इज इक्वल टू, अब इसमें क्या दिखेगा, जब ए से आर मल्टीप्लाई होगा तो ए आर, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके लिख रहा हूं मैं, आगे बढ़ा के ए आर, फिर ये ए आर से ए आर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर ये ए आर स्क्वायर से आर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए आर क्यूब, ये ऐसा, फिर ये ए आर क्यूब से आर मल्टीप्लाई बनेगा होगा तो ये बनेगा ए आर की पावर में 4, ये ऐसा। और फिर जब इससे आर मल्टीप्लाई होगा, इससे आर मल्टीप्लाई करोगे तो देखना वो बनेगा ए आर के पावर में n, तो इसके जस्ट पहले कौन रहा होगा, ए आर के पावर में n-1। इसको ले लीजिए इक्वेशन 2। मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 मैंने ले लिया, जो गिवन जीपी की सीरीज होती है स्टैंडर्ड सीरीज, उसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1, और मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में ही दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन रेशियो से। और इक्वेशन 2 के टाइम में जब इक्वेशन 1 में आर मल्टीप्लाई कर रहा था, तो लिखते समय मैंने एक यूनिट डिस्प्लेस करते हुए लिखा। तो इससे जब आर मल्टीप्लाई हुआ तो बना ए आर, इससे जब आर मल्टीप्लाई हुआ तो बना ए आर स्क्वायर, इससे जब आर मल्टीप्लाई हुआ तो बना ए आर क्यूब, इससे जब आर मल्टीप्लाई हुआ तो बना ए आर की पावर में 4। ऐसे करते करते जब इससे आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा ए आर के पावर में n, ये ऐसा बनेगा। तो इसके जस्ट पहले, अच्छा एक सेकंड आप लोग इतना बनाओ,